हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। यानी कि या तो जो आपके पास है उससे समझौता कर लो या फिर जो आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करो। ठीक है, दोनों ही चॉइसेस आपके हाथ में हैं। सुबह उठ के 4 बजे का अलार्म लगा के उसको बंद करके वापस सपनों की दुनिया में खोना है तो वो भी आपके हाथ में है, और अगर सुबह उठना है और अपनी मेहनत, अपना जो भी ड्रीम है उसके लिए काम करना है वो भी आपके हाथ में है। ठीक है, तो अपने डिसीजन सोच समझ के लो और अपने हर डिसीजन की अकाउंटेबिलिटी रखो। ठीक है, कि मैंने ये फैसला लिया है तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सही साबित करना है, और उससे भी बड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे ये अच्छे से करना है। ये नहीं कि मैं बहुत लंबा समय ले रहा हूँ या मैं उसको डिले मारता जा रहा हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो आइदर लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव, ऑप्शन इज योर्स। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। DMRC dispute flags need for arbitrators to be more mindful of the fact and law। बोल रहे हैं DMRC का जो डिस्प्यूट है वो हाईलाइट करता है, संकेत करता है, किस चीज़ का संकेत करता है कि आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं? जो मध्यस्थ होते हैं, उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। नीड फॉर आर्बिट्रेटर्स, उन आर्बिट्रेटर्स को ज़रूरत है टू बी मोर माइंडफुल मतलब सचेत रहें, अलर्ट रहें, ऑफ द फैक्ट्स एंड लॉ, तथ्यों के प्रति अलर्ट रहें, और नियम क्या कहते हैं, लॉज क्या कहते हैं, बायलॉज क्या कहते हैं, उनके प्रति जो है जागरूक रहें। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि आप ये नहीं कि हाँ हमें ये सही लग रहा है या ये हमारे पक्ष में है, ये हमारा फेवरेट है तो हम इसको फैसला, आपको लॉज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब क्यों बोला ये चीज़, क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ यूज्ड इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू सेट असाइड इट्स ओन जजमेंट ऑफ 2021। क्या हुआ कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया था, उसी अपने फैसले को खारिज करते हुए अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी अपने फैसले को खारिज किया एंड रिलीव द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ऑफ एन एक्सॉर्बिटेंट बर्डन ऑफ 7.687 करोड़। बोल रहे हैं कि क्या कर दिया उन्होंने, सेट असाइड कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया अपना पिछला फैसला, और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को राहत देते हुए, किस चीज़ से राहत दी? एक्सॉर्बिटेंट का मतलब बहुत एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत अत्यधिक बर्डन, जो उनके ऊपर बोझ था, कितने का? 7,687 करोड़ रुपीस का जो उनको बोझ था, इन अ डिस्प्यूट विद फॉर्मर कंसेशनर। अब कंसेशनर कौन होता है? जो ठेकेदार होते हैं ना, तो पिछले ठेकेदार के साथ में उनका कोई डिस्प्यूट था, उसके अंतर्गत दिल्ली मेट्रो को इतना पैसा उनको देना था, वो इतने पैसे के बोझ तले दबे हुए थे दिल्ली मेट्रो, तो उनको राहत मिल गई। ठीक है, द वर्डिक्ट विंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्ट्स क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑन द वन हैंड। बोल रहे ये जो फैसला आया है ये विंडिकेट मतलब सही साबित करता है। क्या चीज़ को सही साबित करता है? कि भाई हमारे पास एक क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का जो प्रावधान है, इसका मतलब होता है कि जब मान लो कि उसकी सारी पिटिशंस खारिज हो गई हो, है ना, रिव्यू पिटिशन नहीं एक्सेप्ट की जा रही हो, तब वो क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का हवाला देकर, क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास आखिरी संवैधानिक औषधि बचती है कि हम अपने जो भी केस है उसको सुनवाई के लिए स्वीकार करवा सकें। तो बोल रहे हैं कि एक तरफ तो वो इशारा करता है कि भाई हमारे पास एक क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का प्रावधान है एक तरफ, एंड फ्लैग्स, और दूसरी तरफ संकेत करता है ऑन द अदर हैंड अ पॉसिबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन फाइनलिटी इन लिटिगेशन एंड द नीड फॉर सब्सटेंटिव जस्टिस। अब सब्सटेंटिव जस्टिस का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको ये नहीं देखना कि कौन गलत है कौन सही है, इसमें ये देखा जाएगा कि क्या जो फैसला हुआ वो लॉज के तहत हुआ, क्या जो फैसला हुआ वो लॉज के तहत फेयर हुआ, अनबायस्ड हुआ, राइट्स का किसी का उल्लंघन नहीं हो, उसमें ये देखा जाता है। ठीक है, उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनको नहीं देखा जाता, उसमें लॉज और बायलॉज को देखा जाता है कि भाई ये लॉज के तहत सही हुआ। तभी तो कई बार सुप्रीम कोर्ट सरकारों को भी फटकार लगाते हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर थोड़ी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कोई वो क्यों नहीं बनाते। ठीक है, उनको सरकारों को भी फटकारें पड़ती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो
देखते हैं कि लॉज के तहत क्या ये जो फैसला लिया गया वो सही है या नहीं। तो बोल रहे हैं कि दूसरी तरफ जो पॉसिबल कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट मतलब तनाव, मतभेद, फाइनैलिटी मतलब अंतिम जो लास्ट डिसीजन हुआ उसके और सब्सटैंशिव जस्टिस के बीच में जो तनाव है उसको दर्शाता है। ठीक है। इन दिस केस एन arbitral tribunal had ruled in 2017 in favor of Delhi Airport Metro Express Private Limited। बोल रहे हैं इस केस में क्या हुआ था, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक मध्यस्थ न्यायाधिकारी होता है, मध्यस्थ होता है, जो कि उसने फैसला सुनाया था 2017 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के हित में। ठीक है। क्या था वो फैसला, विच गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट, मेंटेन एंड ऑपरेट द लाइन फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू दिल्ली एयरपोर्ट। अब ये दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कौन है, ये वो कंपनी है जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कंस्ट्रक्ट करने, बनाने के लिए, रख रखाव करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए। क्या चीज़, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके दिल्ली एयरपोर्ट के बीच में जो लाइन है उसको बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, रख रखाव करने के लिए, उसको चलाने के लिए इनको ठेका मिला था। ठीक है। DAMPEL हैड इन्वोक्ड द टर्मिनेशन क्लॉज इन इट्स एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2012। फिर क्या हुआ कि इन्होंने 2012 अक्टूबर में अपना टर्मिनेशन क्लॉज को इस्तेमाल किया, इन्वोक किया मतलब प्रयोग किया उसको। ठीक है। साइटिंग DMRC's alleged failure to cure some defects। और उन्होंने किस चीज़ का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि कथित तौर पे DMRC कुछ डिफेक्ट्स को दुरुस्त करने में कामयाब नहीं हो रहा, कुछ डिफेक्ट्स को दुरुस्त नहीं कर पा रहा। while the DMRC invoked the arbitration clause। और वहीं DMRC ने मध्यस्थता का क्लॉज इन्वोक किया, उसका प्रयोग किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम बीच का रास्ता कुछ निकालेंगे, हम बातचीत करेंगे। DAMPEL halted operations in June 2013। फिर क्या हुआ, DAMPEL ने 2013 जून में अपने सारे जो ऑपरेशंस है वो बंद कर दिए, रोक दिए। एंड हैंडेड ओवर द लाइन टू DMRC। और DMRC को लाइन दे दी पूरी की पूरी कि भाई अब आप चलाओ, हमें नहीं पता, आप चलाओ। मीनवाइल, बेस्ड ऑन अ जॉइंट एप्लीकेशन, द कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी दैट हेल्प रिवाइव द मेट्रोज ऑपरेशन। बोल रहे हैं। और वहीं जो एक जॉइंट एप्लीकेशन दायर करी गई, उसमें जो कमिश्नर थे मेट्रो रेल सेफ्टी के, उन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जिससे कि जो दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशंस हैं वो दोबारा से सुचारू रूप से चल सके। ऑन अपील, फिर अपील पे अ सिंगल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अपहेल्ड द आर्बिट्रेशन अवार्ड अगेंस्ट DMRC। तो एक सिंगल जज की बेंच थी हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने क्या किया, जो आर्बिट्रेशन क्लॉज था वो दिल्ली आर्बिट्रेशन जो है वो DMRC के अगेंस्ट में चला गया। ठीक है। बट अ डिवीजन बेंच सेट इट असाइड। लेकिन एक डिवीजन बेंच ने उनके इस फैसले को खारिज कर दिया। होल्डिंग दैट द अवार्ड सफर्ड फ्रॉम परवर्सिटी एंड पेटेंट इलीगैलिटी। और उनने क्या कहा, उनने ये कहा कि भाई इसमें विकृति है, विकृति है मतलब कि जो चीज़ अधिकार है, जो चीज़ एक्सेप्टेबल है, जो चीज़ सही है, उससे यहाँ पे कुछ डेविएशन हो रहा है, यानी कि ये जो फैसला है वो सही नहीं है। एंड पेटेंट लीगलिटी। पेटेंट क्या होता है, किसी चीज़ को आप जैसे आपने कुछ नई चीज़ बनाई तो आप उसको पेटेंट करवा लेते हैं कि भाई ये हमारे अलावा कोई और इस्तेमाल ना कर सके, या फिर अगर कोई और इस्तेमाल करे तो मुझे उसके कुछ पैसे दे, जो भी मैं उनसे राइट मांगू वो मुझे दे। ठीक है। तो वो पेटेंट इलीगैलिटी का भी यहाँ पे क्लॉज लग गया। In 2021, a two-judge bench of Supreme Court restored the award। फिर 2021 में 2 जजों की एक बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जो पहला फैसला था दिल्ली हाई कोर्ट का उसको रिस्टोर कर दिया, उसको बरकरार कर दिया। रिवर्सिंग द हाई कोर्ट बेंच फाइंडिंग इन फेवर ऑफ DMRC। और जो भी हाई कोर्ट की बेंच ने, डिवीजन बेंच की जो फाइंडिंग्स थी DMRC के पक्ष में, उनको रिवर्स कर दिया, उलट कर दिया। अ रिव्यू पिटिशन वाज आल्सो रिजेक्टेड। फिर उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाली होगी, वो भी उन्होंने मना कर दी। अ क्यूरेटिव पिटिशन इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेमेडी। फिर वहीं पिक्चर में आती है क्यूरेटिव पिटिशन। बोल रहे कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही नायाब एक औषधि है। एज इट इज filed after the apex court refuses to review its judgment। क्योंकि ये तब दायर की जाती है जब एपेक्स कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मना कर दे अपने जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, दोबारा पुनर्विचार करने के लिए।
देयर आर ओनली 2 मेन ग्राउंड्स फॉर एंटरटेनिंग सच अ पिटिशन। केवल 2 ही जगहों पे 2 ही समय पर इस तरीके की पिटिशन को हम एंटरटेन कर सकते हैं, यानी कि इसको विचार कर सकते हैं। टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस एंड टू प्रिवेंट ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। बोल रहे हैं 2 क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जब आप पूरी प्रक्रिया का अब्यूज होने से बचाना चाहते हो, या फिर आप जस्टिस कि भाई यहाँ पे न्याय हुआ है उसको उसके मिसकैरेज मतलब विफलता फेल हो गया कि यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला, उस चीज से बचाना चाहते हो, तब आप इन 2 केसेस में इस पिटिशन को दायर कर सकते हो। ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल टू एन्यूमरेट ऑल द सर्कमस्टांसेस दैट वारंटेड, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि उन सभी पहलुओं को गिना जाए जिनमें ये जरूरी बन जाती है। ठीक है, ये जो क्यूरेटिव पिटिशन है वो जरूरी हो जाती है, वो बहुत ही अहम हो जाती है। उन सभी पहलुओं को हम गिन नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये इस्तेमाल की जाती हैं। It is founded on the principle that the court's concern for justice is no less important than the principle of finality. Curative petition वाला जो केस है ये किसके प्रिंसिपल पे, किसके सिद्धांत पे बना है? That the court's concern for justice is no less, कि कोर्ट की जो ये चिंता है कि भाई जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ये गैर जरूरी नहीं है than the principle of finality, कि भाई हाँ ये अंतिम फैसला हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। इस प्रिंसिपल से जो ये है कि जस्टिस किसी को ना मिले, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जस्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि किसी फैसले को अंत देने के। अंडर इंडियाज आर्बिट्रेशन लॉ, इंडिया के जो मध्यस्थता के लॉ हैं, एन अवार्ड कैन बी सेट असाइड ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। किसी को भी कोई फैसला आया है उसको आप तभी दरकिनार कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड चीजें ही हैं, लिमिटेड पहलू ही हैं, उनके बेसिस पे आप उनको दरकिनार करते हैं। इट इज नॉर्मली इन एक्सपीडियंट फॉर आर्बिट्रेशन इश्यूज टू हैव मेनी लेवल्स ऑफ लिटिगेशन। बोल रहे हैं आमतौर पे अगर आर्बिट्रेशन के मध्यस्थता के कुछ मसले हैं तो उनमें अनुचित होता है, इनएक्सपीडियंट होता है, अनुचित होता है टू हैव मेनी लेवल्स, कि बहुत सारे लिटिगेशन के फैसलों के अलग अलग लेवल्स हों, ये अनुचित होता है। इन दिस केस देयर वॉज अ स्टैचुरी अपील टू हाई कोर्ट। इस केस में एक स्टैचुरी अपील की गई थी हाई कोर्ट में, एंड द अपील्स टू बेंच, फिर एक बेंच को अपील की गई थी, फिर एपेक्स कोर्ट को रिव्यू पिटिशन, और फिर उसके अंत में एक क्यूरेटिव पिटिशन। इतने सारे चरण आए, इसके फैसलों के अलग अलग चरण आए। इन द अल्टीमेट एनालिसिस, फिर अंतिम जो एनालिसिस हुआ, the DMRC case appears to have been rightly decided as the earlier 2-judge bench was ruled to have erred in setting aside the Delhi High Court bench's view that the CMRS certificate was a vital piece of evidence. बोल रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ, जो अंतिम एनालिसिस हुआ उसमें ये पता चला कि DMRC जो है केस वो बहुत सही तरीके से डिसाइड किया गया था, क्योंकि जो उसकी पहली 2 जजमेंट्स थी, 2-जज बेंच वाली जो जजमेंट थी, फिर उसके वॉज रूल टू हैव, उसको रूल कर दिया गया। किसके लिए बोला गया? अर्ड इन मतलब गलती है, इसमें कुछ मिस्टेक है। सेटिंग असाइड द दिल्ली हाई कोर्ट बेंच व्यू, कि आपने दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच के व्यू को दरकिनार किया, ये आपकी गलती है। दैट द CMRS सर्टिफिकेट, क्योंकि जो CMRS सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, सबूत है। The outcome only underscores the importance of arbitrators and judges sitting on appeal over awards getting both fact and law rights. तो बोल रहे हैं कि इसका आउटकम क्या हुआ? आउटकम केवल ये रेखांकित करता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है मध्यस्थों के लिए, और जजेस जो किसी अपील के ऊपर सुनवाई कर रहे हैं उनको तथ्य भी देखने ज़रूरी हैं, और लॉ सही है या नहीं है ये भी देखना ज़रूरी है। Lest commercial litigants be discouraged from arbitration due to the constant stretching of the idea of finality. बोल रहे हैं कि और जो मुकदमेबाज होते हैं, जो कमर्शियल लिटिगेंट यानी कि जिनको पैसा मिलना है या पैसे वाले जो केस है, ऐसे वाले जो मुकदमेबाज हैं, उनको हमें डिस्करेज करना है, मध्यस्थता के रास्ते से उनको डिस्करेज करना है, क्योंकि वो क्या करेंगे कि तुम्हें मैं इतना पैसा दे देता हूँ, तुम्हें इतना पैसा दे देता हूँ, बस बात खत्म, इसको दबा दो। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि
ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग ऑफ द आइडिया ऑफ फाइनलिटी, क्योंकि ये लगातार निरंतर क्या मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो जाए और इसके अंदर क्या सही है क्या गलत है वो इस चीज़ को नहीं देखते. नॉट ऑल डिस्प्यूटेंट्स कैन गो अप टू द लेवल ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन. अब कोई भी हम जैसे कोई छोटे मोटे मान लो बिजनेसमैन है, हम क्यूरेटिव पिटिशन तक स्ट्रेच तो नहीं कर सकते, वहां तक तो नहीं जा सकते. हम तो एक बार ही फैसला आ गया बस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक रिव्यू पिटिशन डाल देंगे या सुप्रीम कोर्ट में चल जाएंगे. एक फैसला आने में कितने साल लग जाते हैं, राइट. तो ये नहीं कर सकते. तो हमें उनको डिमोटिवेट करना है कि आप इतना ज़्यादा जो मध्यस्थ है उसको प्रेरित करना है कि भाई आप दोनों चीज़ें देखो, फैक्ट्स भी देखो, लॉज करेक्ट है नहीं है वो भी देखो, दोनों चीज़ें देख के काम करो. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज डिस्कसिंग द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन केस. कैसी टोन है? पेसिमिस्टिक नेगेटिव है, इमोशनल है या बायस्ड है? अनबायस्ड टोन है. उन्होंने केवल फैक्ट्स को बताया है, ठीक है. फैक्ट्स बताया है कि ये चीज़ें हुई थी, ऐसे करना चाहिए, जो लॉ कहते हैं उनके अनुसार चलना चाहिए. सो टोन कैसी है? ऑब्जेक्टिव है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. What is the main theme of the passage regarding the Delhi Metro Rail Corporation case? The technical aspect of metro construction, उसकी टेक्निकलिटीज डिस्कस करिए कि भाई मेट्रो ऐसे बनाई जाती है, उसका ऐसे इंजन बनाया जाता है, ऐसे उसकी रेल बनाई जाती है. ये चीज़ें नहीं डिस्कस करिए ना, इनकरेक्ट है. द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉर्पोरेट लिटिगेशन. एथिकल क्या होता है कि क्या चीज़ सही है, मॉरली करेक्ट है नहीं करेक्ट है. कॉर्पोरेट लिटिगेशन, कॉर्पोरेट याचिकाओं की मॉरल इम्प्लीकेशंस क्या हैं उनके ऊपर भी चर्चा नहीं हुई है. द बैलेंस बिटवीन लीगल फाइनलिटी एंड सब्सटैंटिव जस्टिस इन आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स. बिल्कुल करेक्ट है. आर्बिट्रेशन का ही केस है ना, मध्यस्थता का ही केस है. तो उसमें कैसे फाइनलिटी प्रोवाइड करना या फिर सब्सटैंटिव जस्टिस, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. किसके तहत हुआ इस केस में? वो क्यूरेटिव पिटिशन के केस की मदद से हो पाया, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट वाज द मेन लीगल action taken by Supreme Court of India in the dispute between Delhi Metro Rail Corporation and Delhi Airport Metro Express Private Limited? क्या यहाँ पे बताता है जो लीगल एक्शन लिया गया उसमें? द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन टू कंफर्म द आर्बिट्रेशन अवार्ड ओरिजिनली डिसाइडेड इन फेवर ऑफ DAMPL. तो ओरिजिनली जो आर्बिट्रेशन था वो फेवर में गया था दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के, ना कि DAMPL के. तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. The Supreme Court used its extraordinary powers to reverse its own 2021 judgment, thus relieving DMRC of a financial burden imposed by the arbitration award, highlighting the conflict between legal finality and substantive justice. बिल्कुल करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2021 के फैसले को टाल दिया, रिवर्स कर दिया और DMRC को राहत मिली. उनको इतना बड़ा जो बोझ था पैसों का वो नहीं करना पड़ेगा. और इससे क्या हुआ? इससे एक चीज़ दर्शाई जाती है कि लीगल फाइनलिटी और सब्सटैंटिव जस्टिस के बीच में कितना बड़ा मतभेद है. How did the arbitration award and subsequent judicial decisions impact the operation of metro line from New Delhi railway station to Delhi airport? बोल रहे हैं कि आर्बिट्रेशन जो दिया गया, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता जो की गई और जो उसके बाद के जुडिशियल डिसीजंस थे, उनसे मेट्रो लाइन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली एयरपोर्ट के बीच में जो स्थापित की गई थी उसके ऑपरेशंस में क्या प्रभाव पड़ा? Following the arbitration award, DAMPL halted operations and transferred control of the metro line to DMRC. करेक्ट है इतना? 2013 में 12 में उन्होंने रोक दिया था और 13 में उन्होंने हैंड ओवर कर दिया. Which was later able to resume operations with the aid of safety certificate issued by the Commissioner of Metro Rail Safety. ये भी करेक्ट है. वो तभी चला पाए जब उनको Commissioner of Metro Rail Safety से सर्टिफिकेट मिला. So option A is correct. What does the final analysis of DMRC case reveal about the judicial handling of arbitration issues according to the passage? बोल रहे हैं कि फाइनल एनालिसिस जो है DMRC केस का वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि भाई आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों चीज़ों के बीच में. आपको एक्यूरेटली तथ्य भी देखने हैं और एक्यूरेटली लॉज को भी इंटरप्रेट करना है. It demonstrates high tolerance for multiple levels of appeals in arbitration disputes. इनकरेक्ट है. उन्होंने बोला कि हमें ये होने से बचाना है, हमें इस तरीके से फैसला लेना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज जो हैं वो लॉस के अंतर्गत, उनको ये ना लगे कि भाई इन्होंने उनको बायसनेस दिखा दी, सरकारी एजेंसी थी तो सरकारी एजेंसी का ही फैसला लेंगे. ये नहीं होना चाहिए.
और अगर कोई प्राइवेट एजेंसी के पक्ष में कुछ गया है तो ये नहीं लगना चाहिए कि भाई उन्होंने पैसे खिला दिए होंगे। हमें लॉज के तहत, जहाँ पे क्लियरली लॉज स्टेट किए गए हो कि इस लॉ के तहत आपकी ये बात गलत थी, इस लॉ के तहत आपकी ये बात सही थी, इसलिए फैसला ये दिया जाता है, तो वो लॉज पूरे स्टेटेड होने चाहिए। इट इंडिकेट्स द जुडिशियल सिस्टम्स प्रेफरेंस फॉर आर्बिट्रेशन ओवर ट्रेडिशनल लिटिगेशन। तो इसमें बोला कि जुडिशियल सिस्टम का आर्बिट्रेशन, मध्यस्थ के जो केस हैं उसको ट्रेडिशनल लिटिगेशन के बजाय जुडिशियल सिस्टम से सॉल्व करना चाहिए, इसको प्राथमिकता दी जा रही है, तो ये इनकरेक्ट है। इट हाईलाइट्स द इनएफिशिएंसी एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टैच्यूटरी अपील्स, ये भी इनकरेक्ट है। इट शोज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड जजेस एक्यूरेटली इंटरप्रेटिंग बोथ फैक्ट एंड लॉ, करेक्ट है कि वो बोल रहे हैं कि जजेस को और आर्बिट्रेटर्स को फैक्ट्स और लॉज को क्लियरली, बहुत प्रिसाइसली उनको समझना पड़ेगा और उसी के तहत आर्बिट्रेशन के जो केसेस हैं उनको डील करना पड़ेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट फंडेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बोल रहे हैं कि ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको फंड यानी कि पैसा मिलता है कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, और कोऑर्डिनेटेड, संचालित भी कहाँ से किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। announced that it had finished sequences 10,000 इंडियन जीनोम्स। उन्होंने घोषणा करी कि उन्होंने 10,000 इंडियन जीनोम्स की सीक्वेंसिंग जो है ख़त्म कर दी है, कंप्लीट कर दी है। ख़त्म कर दी है तो मतलब ये नहीं ख़त्म कर दी, उसका मतलब कंप्लीट कर ली है। दिस मीन्स दैट द कंप्लीट जीनोम्स द डीएनए ब्लूप्रिंट, बोल रहे हैं इसका मतलब है कि जो पूरे जीनोम्स हैं। अब जीनोम क्या है, जीनोम की चर्चा तो हो रही है, जीनोम है क्या? जीनोम होता है डीएनए ब्लूप्रिंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड मेंटेन्स ह्यूमन बॉडीज, जो ह्यूमन बॉडीज को बनाता है और चलाता है, ठीक है। फ्रॉम 10,000 इंडिविजुअल, 10,000 लोगों से लिए गए, डैश एनालाइज टू क्रिएट अ रेफरेंस इंडियन ह्यूमन जीनोम। तो ये किस लिए किया गया, इनको एनालाइज किया गया, इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे एनालाइज्ड पास्ट की घटना बता रहा है, ठीक है, मतलब पास्ट में किया गया था तो वर होना चाहिए, राइट। अब क्योंकि 10,000 इंडिविजुअल्स का लिया गया है जीनोम, तो वो क्या होगा, सिंगल तो नहीं होगा, वन पर्सन तो नहीं होगा, प्लूरल होएगा, तो प्लूरल में वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, राइट। एनालाइज टू क्रिएट रेफरेंस इंडियन ह्यूमन जीनोम, इसका इंडियन ह्यूमन जीनोम बनाने के लिए एक रेफरेंस लिया गया है। इंडिया फर्स्ट सीक्वेंस्ड ह्यूमन जीनोम इन 2006, हिंदुस्तान ने पहला ह्यूमन जीनोम जो है वो 2006 में बनाया था। In a way, the latest enterprise would be akin to the creation of first ever detailed map of India। और एक तरीके से ये एक लेटेस्ट एंटरप्राइज, ये जो लेटेस्ट हमारी अचीवमेंट है, ये किसके समान है, जैसे आप मान लो कि पहली दफ़ा आपने इंडिया का डिटेल्ड मैप बनाया हो विद ऑल पॉलिटिकल यूनिट्स, जिसमें सारी पॉलिटिकल यूनिट्स शामिल हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त राज कर रही हैं और अवेलेबल है, कि जियोग्राफिकल एंड टोपोग्राफिकल फीचर्स, उसमें जियोग्राफिकल फीचर्स हों कि भाई यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कैसा है, टोपोग्राफिकल फीचर्स हो, एज अपोज टू अ वर्ल्ड मैप प्रिपेयर्ड एल्सवेयर। जैसा कि वर्ल्ड मैप दुनिया भर में बनाया जाता है, उसमें हिंदुस्तान छोटा सा टुकड़ा है, राइट, लेकिन अगर हिंदुस्तान का आप डिटेल्ड मैप बनाएंगे तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, ठीक है। विद इंडिया जस्ट वन ऑफ सेवरल कंट्रीज एंड डैश ग्रैन्युलर डिटेल्स, और उसकी बारीक डिटेल्स के बारे में नहीं बताया जाएगा। Are 10,000 individuals representative of a country of over a billion? बोल रहे हैं कि क्या 10,000 लोग एक करोड़ों की अरबों खरबों की संख्या वाले, जनसंख्या वाले देश का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? श्योरली नॉट, जाहिर सी बात है नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट 10,000 से शुरुआत तो करी। अब पूरे देश का अगर सेंसस भी जो जनरल सेंसस होता है वो भी लागू करना होता है, वो भी करवाना होता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, राइट। अगर आपको उनके सब हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल डीएनएज लेने पड़े सैंपल्स, तो कितना समय लगेगा। बट नाउ इट इज़ द बेस्ट देयर इज, लेकिन अभी के लिए यही हमारे पास सबसे बेहतरीन है, एंड फॉर्म्स अ वाइटल टेम्पलेट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पलेट बनाता है, बेस बनाता है, आधार बनाता है। द बेसिस ऑन विच मैनी मोर इनसाइट्स कैन बी डैश, जिसके आधार पे बहुत सारी और जानकारियाँ रिवील हो सकती हैं, उजागर हो सकती हैं। द मोस्ट इमीडिएट एप्लीकेशन इज इन डैश डिजीज, सबसे पहली एप्लीकेशन और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन क्या होगी, डिजीज से बचाव करने में, क्योर करने में, ठीक है। In 2009, geneticists in India, as a part of international collaboration, discovered that
एन एबरेशन इन अ प्रोटीन। बोल रहे हैं 2009 में जेनेटिक्सिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ज़रिए ये पाया गया था कि किसी एक प्रोटीन के अंदर कुछ परिवर्तन होने से, वो प्रोटीन क्या था, MYBPC3, ये प्रोटीन था कार्डियक मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C। इसके अंदर कुछ परिवर्तन होने से वॉज कोरिलेटेड टू अ हाई रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। ये किससे रिलेटेड था कि अगर ज़्यादा जो हमारे देश में लोगों में हार्ट फेलियर हो रहा है वो इस प्रोटीन में डिफॉर्मिटी की वजह से हो रहा है। दिस जेनेटिक वेरिएंट वॉज प्रेजेंट इन अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ दोज इंडियन एंसेस्ट्री, a higher than expected number given than the problematic variant is rare। बोल रहे हैं कि ये जो जेनेटिक है, ये जो प्रोटीन वाला जो डिफॉर्मिटी हुई है, ये अप्रॉक्सीमेटली 4% हिंदुस्तानी एंसेस्टर्स में मौजूद है। यानी कि जितने भी उन्होंने DNA सैंपल्स कलेक्ट करा उनमें से 4% लोगों में ये मौजूद है। और ये संख्या बहुत बड़ी है, ये देखते हुए कि ये जो प्रॉब्लमैटिक वेरिएंट है ये बहुत रेयर है। ठीक है, ये देखते हुए संख्या 4% लोगों में ये होना बहुत बड़ी संख्या है। This means that the complete genome, the DNA blueprint that constitutes and maintains human bodies from 10,000 individuals dash analyzed was, अब analyzed मतलब past की घटना है तो present are और is तो होंगे नहीं, ठीक है। और 10,000 इंडिविजुअल्स के कंप्लीट जीनोम्स लिए गए तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी वर इज करेक्ट, वॉज भी नहीं होगा। In a way, the latest enterprise would be akin to the creation of first ever detailed map of India। एक तरीके से ये उसी के समान है जैसा पहली दफ़ा हिंदुस्तान का मैप बनाया गया हो with all political units की geographical and topographical features as opposed to a world map prepared elsewhere with India just one of several countries and dash granular details। तो उनकी granular details की क्या होगी, devoid of मतलब कमी होगी, उनसे वंचित होगा। तो जाहिर सी बात है अगर पूरे वर्ल्ड मैप में इंडिया बनाया गया है तो वो छोटा सा देश होगा, उसकी पूरी डिटेल्स तो उसमें होंगी नहीं। और कंपैरेटिवली अगर आप सिर्फ इंडिया का नक्शा बनाओगे तो उसमें तो बारीक से बारीक डिटेल हो सकती है हिंदुस्तान के बारे में। स्लैग ऑफ का मतलब होता है आलोचना करना। डस्ट ऑफ का मतलब होता है पुरानी चीज़ को उपयोग में लाना। और टेक ऑफ मतलब अगर ये टेक ऑफ होता ना, मतलब कि उड़ान भरना, प्लेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब टेक ऑफ है, इसका कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे कमी होगी किसी चीज़ की। ऑप्शन ए डिवॉइड ऑफ इज करेक्ट। बट फॉर नाउ it is the best there is and forms a vital template, the basis on which many more insights can be pressed का मतलब होता है निकालना, जानकारी बड़ी मुश्किल से निकालना। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी जानकारी हम निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्राइस्ड, कीमत की बात कर रहे हैं, प्राइस भी कीमत की बात कर रहे हैं हम। और प्राइस मतलब बल का प्रयोग करना, तो यहाँ पे बल का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे कुछ निकालने की बात करी गई है, जानकारी निकालने की बात की गई है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मोस्ट इमीडिएट एप्लीकेशन इज इन डैश डिजीज। डेविएटिंग मतलब विपरीत दिशा में अलग होना, किसी चीज़ से भटकना, ठीक है। सेपरेटिंग मतलब अलग करना। एस्केलेटिंग मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को। और कॉम्बैटिंग मतलब निपटना, किसी चीज़ से लड़ना। तो डिजीज़ बीमारियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डेविएट बीमारियों से अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं करना, उससे लड़ने के लिए करना है। In 2009, geneticists in India, as part of an international collaboration, discovered that an aberration in a protein MYBPC3 was correlated with, correlated for। तो यहाँ पे correlated with होगा कि वो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, हाई रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पैराजंबल का क्वेश्चन है, द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इज नॉट ऑब्लाइज्ड, कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो बाधित नहीं है। किस चीज़ से बाधित नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। सेटिंग असाइड इट्स ओन 2021 जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट, अपने 2021 के जजमेंट को साइड करते हुए, दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि टू पे 8,000 करोड़ टू दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। किसको पे करना है ऑब्लाइज, किस चीज़ के लिए ऑब्लाइज नहीं है, ऑब्लाइज टू पे 8,000 करोड़ दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो रेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को पे करने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो हमें पता चल गया कि पी के बाद में आर आएगा। यहाँ पे आर पी से पहले आ रहा है,
यहाँ पे पी के इमीडिएट बाद में आर नहीं आ रहा, यहाँ पे आर पी से पहले आ रहा। लो आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पर हम आगे देखेंगे। A Reliance Infrastructure firm in pursuance of a 2017 arbitral award। ये दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, और इन्होंने क्या किया था 2017 में आर्बिट्रल अवार्ड्स की डिमांड करी थी, आर्बिट्रेशन का अपना एक केस इन्वोक किया था। ठीक है, तो सबसे पहला तो पार्ट होगा हमारा क्यों। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही एक फैसला टाल दिया, क्यों हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। और फिर पी आर आ रहा है, और आर के बाद हमें पता चल रहा है कि ये DAMEPL जो है उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कंपनी है, सहयोगी कंपनी है। सो QPRS ऑप्शन बी इज करेक्ट। The landmark order asserts that the protection from climate impact is a fundamental human right। ये जो एक मील का पत्थर साबित होने वाला जो फैसला था, ये जोर देता है, ये कहता है, क्या कहता है कि भाई हमारे को क्लाइमेट इम्पैक्ट से प्रोटेक्शन जो है वो हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर केसेस अक्रॉस यूरोप, जो कि यूरोप में आने वाले और कितने भी केसेस हैं उनका एक मूलाधार बन जाता है, उनका एक बेस बन जाता है। इट अंडरस्कोर्स द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग दी क्लाइमेट क्राइसिस। तो बोल रहे हैं यह रेखांकित करता है, क्या चीज़ रेखांकित करता है कि भाई क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितना तुरंत प्रभाव से उससे निपटने की ज़रूरत है। वाइल द रूलिंग्स इफेक्टिवनेस हिंजेस ऑन गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू इम्प्लीमेंट रोबस्ट क्लाइमेट पॉलिसीज। बोल रहे हैं कि ये रूलिंग, ये जो फैसला है ये कितना प्रभावित होगा, ये पूरी की पूरा सरकार के ऊपर निर्धारित करता है, सरकार के ऊपर है कि वो कितनी विलिंगनेस, कितनी इच्छा शक्ति के साथ में कोई भी कठोर मजबूत क्लाइमेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। The importance of public pressure and activism to hold the European governments accountable cannot be overstated। लेकिन हम इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते कि भाई पब्लिक जो प्रेशर देती है, एक्टिविस्ट जो प्रेशर देते हैं सरकारों को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, वो काम नहीं करते, वो भी काम करते हैं। The verdict of the European Court of Human Rights in a case filed by older Swiss women who have challenged government inaction on climate change marks a pivotal movement in the climate litigation। अब ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि पूरा हमने केस 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 बोल तो लिया, लेकिन केस हुआ किस चीज़ का, कहाँ हुआ, किसने किया। तो बोल रहे हैं कि एक फैसला आया है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का। किस केस में? एक केस जो कि एक ओल्डर स्विस मतलब स्विट्जरलैंड से संबंध रखने वाली महिला ने दायर किया था, जिन्होंने चैलेंज किया था सरकार को कि भाई सरकार जो है इच्छा से शक्ति से काम नहीं कर रही क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और ये बहुत ही अहम मोमेंट बन जाता है, अहम पहलू बन जाता है क्लाइमेट केसेस का, क्लाइमेट लिटिगेशन का। ठीक है, तो ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो देखो ऑप्शन ए में बी है, बी में सी है, सी में बी है, केवल ऑप्शन डी में डी फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर तो यहीं पे हमें मिल गया। ठीक है लेकिन हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे क्लाइमेट लिटिगेशन के लिए बताया गया, उसके बाद में आगे बात करें कि ये जो लैंडमार्क ऑर्डर था ये कहता क्या है, ये चीज़ कहता है। फिर उसके बाद आएगा कि ये दर्शाता क्या है, ये दर्शाता है कि क्लाइमेट चेंज से जूझना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी कितना ये सही साबित हो गया तो सरकारों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि DABC ऑप्शन डी इज करेक्ट। According to a statement from UK Home Office on Wednesday, immigration enforcement officers descended on the bedding and mattress business। बोल रहे हैं एक स्टेटमेंट जाहिर की गई यूके होम ऑफिस के द्वारा वेनेसडे को, जिसमें ये कहा गया कि जो इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो डिसेंडेड ऑन का मतलब है वहाँ पे आए, उतरे वहाँ पे। तो वहाँ पे आए, कहाँ पे आए? बेडिंग और मैट्रेस कंपनी थी, बिजनेस था, वहाँ पे वो लोग आ गए। 11 men and 1 woman, all said to be Indian nationals, have been arrested by the UK immigration authorities। बोल रहे हैं 11 पुरुष और 1 महिला को, जो कि सारे हिंदुस्तानी नेशनल्स हैं, हिंदुस्तानी मूल निवासी हैं, उनको अरेस्ट किया गया यूके इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा। कहाँ पे? बिजनेस इन द वेस्ट मिडलैंड्स रीजन ऑफ इंग्लैंड। ये जो बिजनेस था कहाँ पे था? वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में इंग्लैंड के। फॉलोइंग इंटेलिजेंस दैट इलीगल वर्क वॉज टेकिंग प्लेस ऑन द साइट, क्योंकि उनको गुप्त सूत्रों से खबर मिली थी कि वहाँ पे इलीगल काम किया जा रहा है। In a series of raids on suspicion of being in breach of their visa conditions and working illegally at a bedding and cake factory। बोल रहे हैं कि
एक सीरीज ऑफ रेड्स की पूरी एक सीरीज चली, जिसमें उनको किसके बेसिस पे, सस्पिशन मतलब केवल शक के बेसिस पे कि यहाँ पे ये लोग अपने वीज़ा कंडीशंस का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं और इलीगली एक बेडिंग और केक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ये हो गया कि मीडिया रिपोर्ट जाहिर 11 मेन और एक महिला को अरेस्ट किया गया अथॉरिटीज़ द्वारा। कहाँ पे किया गया अथॉरिटीज़ द्वारा? इन अ सीरीज ऑफ रेड, बहुत सारी रेड्स की एक सीरीज चली। तो क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा, एस सेकेंड स्टेटमेंट होएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आएगा पी, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जाहिर करी और स्टेटमेंट में क्या बताया गया कि भाई ये जो अटैक है वो कहाँ, ये जो अटैक नहीं, ये कार्रवाई कहाँ की गई, वेस्ट मिडलैंड्स में की गई और वहाँ पे हमें इनपुट मिला था कि लोग इलीगली काम कर रहे हैं। सो ये हो गया। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? क्यू एस पी आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे S1 और S4 स्टेटमेंट गिवन है, PQRS गिवन है, इनमें से सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर S2 S3। 2 स्टेटमेंट्स वैलिड हैं, S1 S4 के साथ में मैच कर रहे हैं, 2 स्टेटमेंट्स जो हैं इनवैलिड हैं। तो हमें जो वैलिड स्टेटमेंट हैं वो फाइंड आउट करना है। A SpiceJet flight between Dharamshala and New Delhi made an emergency landing at Sri Guru Ram Das Ji International Airport here on Wednesday। बोल रहे हैं स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट जो कि धर्मशाला से न्यू दिल्ली के लिए जा रही थी, उनको इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बुधवार को। Not long after passing the mountains, the pilot of the aircraft declared an emergency and diverted the flight to अमृतसर। बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब एक पायलट ने माउंटेन्स यानी कि हिमाचल के पहाड़ी इलाकों को क्रॉस करने के बाद में ये घोषणा करी कि भाई उनको इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी और उन्होंने प्लेन को अमृतसर की तरफ मोड़ लिया। दिस इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम वाइजैक पोस्ट कोविड-19। अब यहाँ पे धर्मशाला से न्यू दिल्ली तो एक नेशनल फ्लाइट है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट तो है नहीं, तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। उसमें भी बोला भी गया है वाइजैक से। धर्मशाला और वाइजैक बिल्कुल ही ऑपोजिट एंड में है। वाइजैक पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र वाली साइड में, धर्मशाला पड़ता है हिमाचल में। ठीक है, और रूटीन फ्लाइट नंबर वॉज शेड्यूल्ड फ्रॉम धर्मशाला टू न्यू दिल्ली। ये फिट बैठ रहा है, धर्मशाला से न्यू दिल्ली वाला स्टेटमेंट आ रहा है। He further shared that his daughter gave the airline a rating of 1 out of 10। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने एयरलाइन को 10 में से 1 रेटिंग दी है। तो ये भी स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ही जो है किसी पर्सन के लिए यूज़ करना चाहिए और यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाउन है नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। द फ्लाइट डिपार्टेड फ्रॉम कांगड़ा फॉर न्यू दिल्ली एट 3 PM। ये भी करेक्ट है। धर्मशाला, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि धर्मशाला की बात कर रहे हैं, कांगड़ा से फ्लाइट कर रही है, तो धर्मशाला और कांगड़ा जो है वन एंड द सेम थिंग ही है। थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर्स का डिफरेंस है और जो एयरपोर्ट है वो धर्मशाला में है। ठीक है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सो ये हो गया, क्यू हमारा S2 हो गया और एस हमारा S3 हो गया। ठीक है, तो क्यू और एस आर करेक्ट। क्यू एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेयर पिच, इसका मतलब क्या होता है? क्वेयर पिच का मतलब होता है कि आप कोई व्यक्ति के कुछ चांसेस थे कुछ करने के, आपने उसको स्पॉइल कर दिया। जैसे कि हमारे कॉलेज में हुआ था, TCS में बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट्स हुए थे और कुछ बच्चों के नाम जो डिजर्विंग थे वो मतलब 150 बच्चों के प्लेसमेंट हुए मान लो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये 150 बच्चे TCS ज्वाइन करेंगे। इनमें से कई चले जाएंगे IAS की कोचिंग करने के लिए, कई चले जाएंगे IAS की कोचिंग करने के लिए, कई और कुछ करने के लिए चले जाएंगे, कई आगे MTech करने चले जाएंगे। तो जो 150 बच्चे यहाँ पे सीट में क्वालिफाई हुए थे उन्होंने कितने और बच्चों के चांसेस ख़राब कर दिए। दैट मीन्स ये क्या था? एक क्वेयर पिच थी। मेक अ वियर्ड रिक्वेस्ट, कुछ अजीब सी रिक्वेस्ट करना। इनकरेक्ट। मेक लॉट ऑफ प्रोग्रेस, एक्ट आउट ऑफ नॉर्मल, स्पॉइल समबडीज चांस ऑफ डूइंग समथिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Ravindra has left the friends meeting saying that he has bigger fish to catch to cook। बोल रहे हैं रविंद्रा ने मीटिंग छोड़ के चला गया, अपने फ्रेंड्स के साथ जो उसकी मीटिंग थी उसको छोड़ के चला गया ये कहते हुए कि मुझे और बड़ी मछली पकड़ के पकानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम है करने के लिए। अब इसके लिए हम एक और सब्स्टिट्यूट क्या ला सकते हैं? ही हैज़ अ मटन टू कुक, नहीं, ही हैज़ अ बिगर फिश टू फ्राई। ठीक है, ये कह सकते हैं ही हैज़ बिगर फिश टू फ्राई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका मतलब होता है कि मेरे पास और कुछ इंपॉर्टेंट काम है इस वक्त करने के लिए। ड्यू टू द वेदर फोरकास्ट दैट इट इज गोइंग टू रेन
here all the arrangements are in turmoil. बोल रहे हैं क्योंकि वेदर फॉरकास्ट किया गया कि भाई यहाँ पे बहुत भारी बारिश होने वाली है, इसलिए सारे जो अरेंजमेंट्स थे वो क्या हो गए, वो उथल पुथल हो गए, वो तहस नहस हो गए. ठीक है, टर्मोइल मतलब बहुत ही संकट वाली स्थिति में बिखरे हुए हो गए. और एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, पीस से, शांति से सारे अरेंजमेंट्स हो गए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. कमोशन मतलब हलचल, फस मतलब हंगामा, अप्रोर मतलब कोलाहल. Could you please tell me which movie you would like to watch tonight? बोल रहे हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी मूवी आज देखना चाहेंगी. तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, could you please tell me which movie you are wishing to watch tonight. ठीक है, you are wishing to watch, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये ज़्यादा पोलाइट स्टेटमेंट है, ज़्यादा यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट है. Select the most appropriate antonym of the word facilitated from the given sentence. Facilitated शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को सुगम बनाना. तो अब इसका एंटोनिम ढूंढना है इस स्टेटमेंट में से. The author's recent bout का मतलब होता है परिस्थिति, of writer's block had hindered her टिपिकली प्रोलिफिक आउटपुट्स ऑफ नॉवल. तो सुगम बनाना यानी कि उसका विपरीत क्या हो गया, रोकना, किसी चीज़ को बाधित करना. हिंडर्ड मतलब बाधित करना. ठीक है, प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ. तो बोल रहे हैं कि उस जो ऑथर है उसके रिसेंटली उसको राइटर्स ब्लॉक देखने मिल रहा है. राइटर्स ब्लॉक मतलब उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहे, आइडियाज़ नहीं आ रहे, वो ब्लॉक हो चुके हैं. ठीक है, जिसकी वजह से उसका अक्सर जो टाइम पे नॉवेल्स आती हैं, बहुत अच्छी नॉवेल्स आती हैं, उसमें हिंड्रेंस आ गया, उसमें रुकावट आ गई, बाधा आ गई है. तो ऑप्शन सी हिंड्रेड इज करेक्ट. The soldier met a fearless death fighting on behalf at his country. On behalf of something होता है, ना कि on behalf of at. ठीक है, तो on behalf of his country. ठीक है, ना कि at. एरर कहाँ है, fighting on behalf at. ऑप्शन डी में एरर है, of his country. He became a teetotaler after witnessing the negative effects of alcohol on his friend. अब teetotaler का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मंदरा नहीं पीता, शराब का सेवन नहीं करता. तो उसने अपने फ्रेंड के ऊपर शराब के बुरे इफेक्ट्स देखे, इस वजह से वो भी पूरी तरह से एक teetotaler बन गया. Someone who does not consume any alcohol drink. ऑप्शन ए इज करेक्ट. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कॉन्करेंटली की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. प्रोडक्टिविटी नहीं होता, प्रोडक्टिविटी होता है. एफिशिएंट बिल्कुल करेक्ट है स्पेलिंग. इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है वर्ड. प्रोसीजर करेक्ट है. प्रोसेशन करेक्ट है. प्रेस्क्रिप्शन करेक्ट है. पिलग्रिमेज की स्पेलिंग में डबल एम नहीं आता, सिंगल एम आता है. क्या होता है, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा जो होती है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. दिस टाइप इज क्वाइट एंड मोस्ट एफिशिएंट स्टाइल ऑफ ह्यूमिडिफायर. बोल रहे हैं इस तरीके के जो ह्यूमिडिफायर होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं और बहुत शांत होते हैं. शांत मतलब कि उनकी आवाज़ नहीं आती ज़्यादा. अब इसको हमने सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है. कंपैरेटिव डिग्री मतलब एक दूसरे से कंपेयर, सुपरलेटिव मतलब सबसे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता. तो क्वाइट का क्या बन जाएगा, क्वाइट टेस्ट. मोस्ट एफिशिएंट बन जाएगा, तो मोस्ट एफिशिएंट का तो मोस्ट एफिशिएंट ही रहेगा. ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, मोर मतलब कंपैरेटिव, एफिशिएंट मतलब उसकी सिंपल क्वालिटी बता रहे. दिस टाइप इज क्वाइट एंड एफिशिएंट इनकरेक्ट है. नो चेंज. दिस टाइप इज क्वाइटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट स्टाइल ऑफ ह्यूमिडिफायर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इट इज़ हार्ड टू ड्रॉ क्लियर लाइन्स डैश डिविजन बिटवीन वर्क एंड लेजर. यहाँ पे डिविजन वर्ड का सिनोनिम बताना है. इट इज़ हार्ड टू ड्रॉ क्लियर लाइन्स ऑफ, पहला है कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है जो हम पढ़ते हैं ना पैसेज वगैरह, वो होता है कॉम्प्रिहेंशन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो हमारे संचालक होते हैं किसी भी संस्था के, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है. डिमार्केशन का मतलब होता है मार्किंग करना. जैसे कि हम लैंड की डिमार्केशन कराते हैं, यानी कि वो हमें पूरी बाउंड्रीज बताता है कि इतनी हमारी बाउंड्री है, इतनी किसी और की बाउंड्री है. तो डिमार्केशन मतलब यहाँ पे क्लियर लाइंस बनाने की बात की गई है, यानी कि डिमार्केशन करने की बात की गई है. हमें हमारी सीमा बताने की बात की गई है कार्य और लेजर के बीच में. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीज़ों को टालना. तो यहाँ पे चीज़ों को टालने की नहीं, उनके बीच में डिवीजन, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करने की बात की गई है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट.
दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।